सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो गाइस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सीबीएसई का 2021 का जो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उस क्वेश्चन पेपर को हम जो है आज सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है या ये जो सैम्पल पेपर है, आप इस सैम्पल पेपर को जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से गाइज कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, कितने भी नंबर का हो, कंपलसरी है इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से जो है सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे जिसने अभी तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट उसको फिर भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या इस क्वेश्चंस के अंदर पूछ रहा है। इस वीडियो का टारगेट गाइज हमने जो है 500 लाइक्स का बनाया है। अगर इस वीडियो पर जो है 500 लाइक हो जाती है, ठीक है, आई होप हो जाएगी, तो तभी हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें 2020, 2019, 2018, तो भैया अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व की जो है वीडियो बनाऊंगा। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। इसमें मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये दो हमारी बुक है। तो सबसे पहले मैक्रो का पार्ट जो है दिया गया है, उसके बाद जो है इसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप, देखता हूँ मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्ट में जो है कवर हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो आपसे पूछ रहा है कि इन्वेंट्री इज़ ए डैश कॉन्सेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री इज़ ए डैश कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, अब बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो जी हिंदी में है, आप तो इंग्लिश में कराने बैठ गए हो। तो मैंने भाई ये इसका हिंदी में कैसे इसको डाउनलोड करें, इस सैम्पल पेपर को हिंदी में, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको हिंदी में डाउनलोड जो है कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन, इसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने हिंदी में करके दे रखी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है इसको हिंदी में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको आपको यहाँ पे हिंदी में ही सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी में ही सब कुछ बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा मैं हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणा, इससे पूछा गया है कि जो इन्वेंट्री होती है, स्टॉक भी कह सकते हो आप या माल सूची भी कह सकते हो, कह रहा है वो एक डैश कॉन्सेप्ट है। और जो चेंज इन इन्वेंट्री है, मतलब कि स्टॉक में परिवर्तन या माल सूची में परिवर्तन, वो एक डैश कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, इसके अंदर गाइज ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो है दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हम वैसे कि ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है स्टॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक जो होता है वो होता है प्रवाह का कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता होना चाहिए। भाई एक बात तो सबको ही पता है कि जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं उसको कहते हैं स्टॉक, और जिसको समय अवधि में मापते हैं उसको कहते हैं प्रवाह। लेकिन गाइज हर चीज़ को आप डेट से नहीं देख सकते या समय अवधि से नहीं देख सकते, समय के एक निश्चित बिंदु से नहीं देख सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक, इनकी प्रकृति, इनका नेचर भी आपको जो है ध्यान रखना है। जो स्टॉक होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चेंज नहीं आता। जैसे कि टंकी में भरा हुआ पानी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो प्रवाह का जो नेचर होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है चेंज आता रहेगा। ठीक है, उसका जो मतलब सॉरी, स्टॉक का जो है वो अपरिवर्तनशील होता है और प्रवाह का जो है वो परिवर्तनशील होता है। मतलब कि इसके अंदर जो है चेंज आता रहेगा। ठीक है, इसका नेचर, इसमें चेंज आता है। जैसे टंकी में भरा हुआ पानी, वो उसमें जो है चेंज नहीं आ रहा है, और टंकी से बह रहा पानी उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो नेचर है कैसा है, फ्लक्चुएशन नेचर है उसका, उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो हर चीज़ डेट से नहीं देख सकते आप, आपको जो है इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, नेचर से भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ तो कोई डेट की बात नहीं हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसका जो आंसर है, जैसे यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री, स्टॉक में परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक में परिवर्तन फ्लो एक प्रवाह अवधारणा है, और जो स्टॉक है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एक स्टॉक अवधारणा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो होता है अपरिवर्तनशील और ये होता है परिवर्तनशील, इसमें जो है चेंज आता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, जितने भी पार्ट बने इसके। यहाँ पे ये पूछ रहा है इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 2 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40 करोड़, आइडेंटिफाई द इसका ये भी पूछ रहा है गाइज, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। NFIA का जो फॉर्मूला होता है, NFIA का वो होता है आपका फीफा माइनस फीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप क्या होगे जी, ये क्या दिक्कत है, फीफा माइनस फीटा हमने तो पढ़ा है जी, से में से को माइनस कर देते हैं तो उसको कहते हैं जी NFIA। तो भाई ये यही है, से को जो है फीफा कहते हैं और को फीटा कहते हैं, ठीक है, फीटा है ये FITA। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 200 और वो पूछ रहा है से की वैल्यू बताइए, और को वाली जो है ये आपको 40 दे रखी है। सो गाइस ये जो 40 माइनस का है ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 200 प्लस 40 240 हो जाएगा से की वैल्यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए, अब जो है यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स मैनी इकोनॉमिस्ट have raised their concern the Indian economy may have to face a deflationary situation due to reduced economic activity in the country। कह रहा है कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि भाई कोविड-19 के समय में क्या हुआ, सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो ठप हो गई, कम हो गई, बंद हो गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को जो है डिफ्लेशनरी सिचुएशन या ये कह सकते हो न्यून मांग से जो है गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अविस्फीति अंतराल भी कह सकते हो, न्यून मांग भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी constituted by the RBI, you have suggested that as the supervisor of the commercial bank dash of the supply of money insured by the RBI। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है गाइज, अगर आपने न्यून मांग और अधिमांग को कैसे सही करते हैं, उसमें गाइज एक जो है उसके अंदर एक मैंने आपको ये वो बताया था नैतिक प्रभाव, एक ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था। नैतिक प्रभाव का क्या मतलब होता है कि न्यून मांग, और इसमें 2 सिचुएशन होती हैं, एक तो होता है गाइज चयनात्मक और दूसरा जो होता है वो होता है उदार। चयनात्मक और उदार का क्या मतलब होता है, चयनात्मक गाइज RBI कमर्शियल बैंक को जो है ये बोलता है कि चयनात्मक आपको कब अपनाना है, जब अधिमांग की सिचुएशन हो, मतलब कि सबको लोन नहीं देना, आपको सिलेक्टिवली लोन देना है। और उदार की बात करें तो ये न्यून मांग में अपनाया जाता है कि भाई सबको लोन देना है, उदार हो जाइए, किसी को मना मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे ये पूछ रहा है, अभी तो 2020 में अगर कैसी सिचुएशन रही है, 2020 में जो सिचुएशन रही है वो रही है न्यून मांग की, न्यून मांग की स्थिति को ठीक करना है। तो वो कह रहा है कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, सिलेक्टिवली लोन देना चाहिए, या भाई उधार उधार सबको लोन देना चाहिए, आप खुद बताइए। अरे भाई अगर हम स्ट्रिक्ट हो गए, अगर लोन ही नहीं दिया तो उससे क्या होगा, अगर लोन ही नहीं दिया तो उससे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जब लोन ही नहीं मिलेगा डिमांड ही नहीं हो पाएगी। तो हमें जो है क्या करना है, हमें तो डिमांड को बढ़ाना है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमें उदार होना पड़ेगा। हमें जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रिलीज, मतलब कि हमें सबको लोन देना है, कैसे भी
रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, सिलेक्टिवली नहीं देना, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू, मतलब कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब जो है वो क्या होता है। देखिए, मुद्रा की पूर्ति के अंदर सबसे पहले तो मुद्रा की पूर्ति करता कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। आरबीआई करता है, सरकार करती है। तो भाई सबसे पहली तो जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, वो मुद्रा की पूर्ति के जो अधिकारी जो करते हैं, उसको कभी भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो डी वाला और बी वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई कह रहा है करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई और करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, जो सरकार का खाता है उसके अंदर जो पूंजी है और आरबीआई के पास जो करेंसी है, इनको तो कभी शामिल ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अब रही बात ए की और सी की। ए और सी के अंदर जो है इसमें से कोई एक हो सकता है। तो अगर आपने M1 मेजर पढ़ा है, मुद्रा की पूर्ति का M1 मेजर, तो उसमें आप देखेंगे जनता के पास करेंसी और वाणिज्य बैंकों के पास जो मांग जमाएं होती हैं वो M1 मेजर होता है तो ये भी जनता के पास करेंसी, लेकिन इसमें वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमाएं नहीं है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। सो इसकी वजह से ए वाला इसका आंसर ना होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको गाइज यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे आपको जो है कॉलम 1 दे रखे हैं और इसके सामने इनकी कुछ कंडीशंस दे रखी है कॉलम 2 में। हमें ये बताना है कि करेक्ट पेयर जो है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहली बात तो देखो यहाँ दोनों पे सरप्लस लिखा हुआ है। सरप्लस का मतलब कब होता है, जब आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे और खर्चा कम होगा। ठीक है, रिसिप्ट साइड ज़्यादा होनी चाहिए पेमेंट से। तो पहले में तो क्या लिखा है, पेमेंट ज़्यादा है, तो भाई पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरप्लस जो है वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है, दूसरे में हो रहा है ऐसा, रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, ये हो सकता है। हम और देख लेते हैं पहले। सी में देखिए यहाँ लिखा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब जो है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। तो यहाँ पे ठीक तो है, लेकिन बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। डेफिसिट इसका मतलब क्या होता है कि खर्चा रिसिप्ट के बराबर भी और उससे ज़्यादा भी है। तो अगर डेफिसिट होता है तो कभी भी रिसिप्ट के बराबर नहीं हो सकता। तो भाई ये वाला भी, तो ये भी हटा ही दीजिए। ठीक है, ये डी जो है ये भी नहीं हो सकता। अब बचा बी और सी। बी तो है ही, वो तो हमें पता चल गया, बिल्कुल सही सिचुएशन हो रही है। सी की अगर बात करें, यहाँ कौन सा साइन लगा हुआ है, यहाँ साइन लगा हुआ है डज नॉट इक्वल टू। तो बैलेंस हमेशा ऐसे नहीं निकलता डज नॉट इक्वल टू से, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बैलेंस हमेशा रिसिप्ट या पेमेंट के डिफरेंस से निकलता है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। तो रहा कौन, रहा बी। तो कौन सा इसके अंदर जितने भी पेयर्स दे रखे हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा पेयर जो है वो सही है। तो इसके अंदर जो है बी पेयर सही है, क्योंकि अधिशेष जो है वो कब होता है, अधिशेष होता है जब आपका प्राप्ति पक्ष ज़्यादा हो जाता है भुगतान पक्ष से। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि जी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सत्य है, और जी चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, और बताइए कितने। इसमें आपको 3 से 4 वो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये विदेशी विनिमय दर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर और ये सारी की सारी आपको जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कह रहा है डी में, इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर विनिमय दर के अंदर बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं विदेशी विनिमय दर। तो भाई ये तो गलत है, स्थिर विनिमय दर में तो सरकार करती है, मार्केट फोर्स थोड़ी करते हैं।
तो जी ये तो गया काम से। अच्छा, सी में देखते हैं, पहले बी देखते हैं। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू बाय एंड सेल फॉरेन सिक्योरिटीज। कह रहा है प्रबंधित तरलशीलता, जो इसका तीसरा वो होता है, प्रबंधित तरलशीलता के अंदर सरकार इंटरफेयर करती है प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सरकार थोड़ी करती है, आरबीआई करता है सरकार के बिहाफ पर। अब सी में देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रबंधित तरलशीलता के अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेयर करता है, इसको विदेशी विनिमय को मॉडरेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, जैसे आप सी ऑप्शन पे कंफर्म हो, बिल्कुल आप श्योर हो कि जिसका सी ही है, बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ए में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, डी में क्या दे रखा है। जिस ऑप्शन पे आप श्योर हो, जिसमें आप 100% हो कि हाँ जी यही है, क्योंकि जितना पढ़ोगे आपको सिमिलर लगेगा। आप जिस पे बिल्कुल 100% श्योर हो यही है, तो उस पर टिक लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ अकाउंट। सबसे पहली बात तो भाई पैसे आ रहे हैं, ठीक है। पैसे का आना कभी भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। पैसे का आना, कैश का इनफ्लो क्रेडिट पे और कैश का आउटफ्लो जो है डेबिट पे होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि यहाँ डेबिट लिखा हुआ है। करंट लिखा है या कैपिटल लिखा है वो तो बाढ़ में जाए, ठीक है। पैसे का आना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है और जाना डेबिट पे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आती है बात ए की और बी की। अब या तो ए है या बी है। ए में लिखा है चालू और बी में लिखा है पूंजी। मतलब पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में आएगा या चालू खाते के क्रेडिट साइड में आएगा, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पूंजी खाता एक ऐसा खाता होता है जो देश की एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करे। तो ये कोई उधार थोड़ी ना लिया है, रेंट रिसीव हुआ है आपसे, तो कोई लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट होगी आपके ऊपर। तो ये तो मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर तो डील नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट हो गई है। तो भाई ये भी गया, ये किस में आएगा, ए में, क्योंकि इससे कोई परिसंपत्ति और आपकी जो दायित्व हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, लायबिलिटी, उस पर कोई भी इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये चालू खाते के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और डेबिट साइड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई पैसे आ रहे हैं। आना जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, पैसे का इनफ्लो जब होता है, पैसे का जब इनफ्लो होता है वो होता है क्रेडिट साइड, और आउटफ्लो जो होता है वो होता है आपका डेबिट साइड। अब ये कह रहा है इसके अंदर, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, ये पैरा आपको दे रखा है और इसके बिहाफ पर हमको जो है क्या करना है, 7 से 10 क्वेश्चन के आंसर नीचे देने हैं। आप इस पैरा को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारा आंसर, जिनने चैप्टर पढ़ रखा है, हमारा बहुत ही आराम से हो जाएगा। देखिए, पैरा जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड है, 2020 की सिचुएशन से, और हमें पता है कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। देखिए, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू डैश द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पैरा के अंदर ऊपर कह रहा था आरबीआई ने रेपो रेट को जो है घटा दिया है, रेपो रेट को घटा दिया। तो ये कह रहा है कि इसके घटने से, रेपो रेट के घटने से डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अरे भाई 2020 में तो डिमांड पहले ही घटी हुई है, हमें तो बढ़ाना है ना डिमांड को। न्यून मांग की सिचुएशन थी, हमें डिमांड को बढ़ाना है। तो आरबीआई ने रेपो रेट को इसलिए घटाया क्योंकि रेपो रेट का जो लिंक होता है वो इंटरेस्ट रेट से होता है। रेपो रेट कौन सी होती है, वो रेट जिसपे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया है। और इंटरेस्ट रेट कौन सी होती है, इंटरेस्ट रेट जो है वो रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक हमको लोन देते हैं। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ती है वैसे वैसे ये भी बढ़ती है, क्योंकि जब इनको लोन महंगा मिलेगा तो ये हमें भी महंगा देते हैं,
और जैसे जैसे घटती है तो ये भी घट जाती है, क्योंकि जब हमें इनको सस्ता मिलता है तो हमें भी सस्ता मिलने लगता है। तो आप खुद बताओ भाई, आरबीआई ने अगर रेपो रेट को घटाया है तो क्यों घटाया है रेपो रेट को? ताकि डिमांड बढ़े। रेपो रेट घटने से इंटरेस्ट रेट घटेगी और हमको लोन सस्ता मिलेगा। तो डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है ये सॉरी यहाँ पर रेपो रेट अगर घटाई है तो डिमांड को जो है, डिमांड को बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए। सेम एज इट इज सीआरआर। सीआरआर जो है वो कह रहा है सीआरआर को भी घटा दिया इसने, आरबीआई ने। तो सीआरआर घटने से क्या होगा? अब कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा देना होगा, उनके पास नगद कोष ज़्यादा रहेगा और लोन ज़्यादा देंगे, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। 2020 के अंदर जितने भी प्रयास किए गए हैं वो न्यून मांग को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो गांठ मान लीजिए, क्योंकि डिमांड कम है। न्यून 2020 में डिमांड को बढ़ाना है, क्योंकि सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं ठप हो चुकी थी, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, आय नहीं है तो डिमांड नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए रेपो रेट, सीआरआर, इन सबको जो है घटा दिया गया है। अब बच्चे कहते हैं जी क्या कहते हैं कि भाई सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया है सीआरआर एसएलआर, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति कैसे करता है। तो भाई वो टॉपिक वहाँ डिलीट है, वही सेम टॉपिक न्यून मांग और अधिमांग की समस्या में भी है। आपको ये पढ़कर जाना है, सिर्फ आपका पपलू बन जाएगा अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको पढ़कर जाना है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceed the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as dash। ये क्या कह रहा है देखिए, ये आपका न्यून मांग और अधिमांग का वो है। पहले तो आपको भैया एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड होती है। ये फुल इक्विलिब्रियम है पूर्ण रोजगार पर, कि मैंने सोचा कि अगर मैं सभी लोगों को काम दे दूं तो लोग जो है इतनी डिमांड करेंगे, ठीक है, इतनी डिमांड कर सकते थे। लेकिन अब डिमांड जो है, डिमांड हो गई ज़्यादा। ये तो प्लान वाली होती है, हम जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं ये होती है प्लान वाली। और एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जो है ज़्यादा हो गई, एक्चुअल डिमांड जो है वो हो गई इतनी। तो ये कह रहा है इसको जो, इससे जो गैप क्रिएट होता है, कौन सा गैप क्रिएट होता है? तो इससे जो गैप होता है उसको कहते हैं स्फीतिक। कौन सा गैप कहते हैं उसको? उसको कहते हैं स्फीतिक अंतराल, या अधिमांग भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये स्फीतिक अंतराल। और जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये बोल रहा है यहाँ पर, जब द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमी आर। क्या कह रहा है? किन्स की इनकम, किन्स की एक्सेस डिमांड में जो किन्स की जो थ्योरी है उससे इन पे, इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये वाला आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब एक्सेस डिमांड होती है, इससे ना तो हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ना हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। केवल इसमें क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता, ये ना उत्पादन बढ़ सकता, ना रोजगार बढ़ सकता। इसमें केवल सामान्य कीमत स्तर जो होती हैं केवल वो ही बढ़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, मैंने बोला अगर सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको अगर हम काम दे दें तो लोग कितनी डिमांड करेंगे। तो भाई अर्थव्यवस्था तो पहले ही पूर्ण रोजगार पर है, रिसोर्स ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे उत्पादन और रोजगार को बढ़ा सकते हो? अधिमांग की सिचुएशन में उत्पादन और रोजगार नहीं बढ़ सकता। तो इसका जो आंसर है वो है डी, कि नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उत्पादन में और रोजगार में कोई भी वो नहीं होगा, लेकिन सामान्य कीमत स्तर जो है वो बढ़ेगा। ये हो गया इसका 10वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्टेट विद द वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हम जो है कह रहा है ए में,
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट एमपी आर वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गाइस, ये कह रहा है कि भाई के जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी, कह रहा है भाई ये दोनों जो है ना, जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी, कह रहा है ये दोनों सेम होती हैं। बताइए क्या ये सही है या ये गलत है, ये हमको बताना है। सो गाइस ये जो है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। डीप से अगर कभी पढ़ना तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जीडीपी एट एमपी जो है ना, वो सम होता है सिग्मा जीवीए एट एमपी का। सिग्मा होता है सिग्मा योग, जीवीए एट एमपी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लगता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उसमें कितनी वस्तुएं सेवाएं प्रोड्यूस हुई हैं, और जब हम तीनों का जीवीए जोड़ते हैं, तीनों क्षेत्रों का सिग्मा जब हम जोड़ते हैं तो जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी एट एमपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत विचारधारा है, और जीवी एट एमपी एक संकुचित विचारधारा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है गाइज फॉल्स स्टेटमेंट है, और रीजन भी उसको आपको देना है, ठीक है। बोल रहा है कारण भी देना है, वैलिड वो भी, ठीक है, ऐसे ही नहीं गपलेबाजी वाला। और कह रहा है सभी मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं वो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं प्रकृति के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं तो एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है, या पुनः बिक्री के लिए, या यूज करते हैं इनका विलय हो जाता है। तो और टिकाऊ कौन सी होती है? टिकाऊ तो वो होती है जो 10-15 सालों तक जिसका हम यूज करते हैं, वो होती हैं टिकाऊ। तो ये जो दोनों ही आपको जो यहाँ पे दी गई हैं, ए बी और बी बी, दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपको गलत दे रखी हैं। उसके बाद आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर अपना इस पे 12 पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही बोल रहा है कि जी रीज़न बताइए, वो भी वैलिड, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों क्वेश्चन गाइस बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। पहले में कह रहा है ए में करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कह रहा है कि भुगतान शेष का जो चालू खाता जो होता है ना, चालू खाता, भुगतान शेष का जो चालू खाता होता है वो क्या क्या रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है गाइस दृश्य मदे, जिसको वस्तुओं का आयात निर्यात कहते हैं, अदृश्य मदे जिसको सेवाओं का आयात निर्यात कहते हैं, और इसके अलावा गाइस ये रिकॉर्ड करता है एक पक्षीय हस्तांतरण, यूनिलेटरल वाले, उसको रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल ये रिकॉर्ड करता है, वस्तुओं का और सेवाओं का, ये नहीं लिखा हुआ। तो भाई ये तो ये भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल वस्तुओं और सेवाओं का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं के अलावा एक पक्षीय हस्तांतरणों को भी रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा बी में अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आपने जो है उधार ले लिया। तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? सिंपल सी बात है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपका पैसे आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और इसने क्या लिखा है यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो भाई पैसे का आना कभी भी डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं होता है, पैसे का आना क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, इनफ्लो, ठीक है। और रही बात बोरोइंग की, उधार लिया है आपने, तो भाई आएगा तो ये कैपिटल अकाउंट में ही, क्योंकि इससे आपकी लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आता तो ये कैपिटल में, लेकिन क्रेडिट साइड पर आता, ना कि डेबिट साइड पे। अगर यहाँ क्रेडिट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, अदरवाइज अभी तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए गाइस, इसके और वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करके जाइएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन करंट अकाउंट डेफिसिट। कह रहा है व्यापार शेष जो होता है आपका, उसमें खाता होगा ही होगा अगर आपकी कंट्री जो है चालू खाते के अंदर अगर घाटा हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये
ये जो है 2018-19 में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था आपको। अभी मैंने बताया चालू खाते के जो घटक होते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है दृश्य मदे, उसमें आता है अदृश्य मदे, और इसमें आता है एक पक्षीय हस्तांतरण। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो गाइस जो दृश्य होती है वस्तुओं का आयात निर्यात, एक और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बीओटी, व्यापार शेष, जो केवल वस्तुओं का आयात निर्यात रिकॉर्ड करता है। जब इस वस्तुओं का आयात ज़्यादा हो जाता है वस्तुओं के निर्यात से, जब वस्तुओं का आयात जो है वो ज़्यादा हो जाता है वस्तुओं के निर्यात से, तो इसमें घाटा होता है, ठीक है। और चालू खाते में कब घाटा होता है, जब इन तीनों का आयात, मतलब इन तीनों का जब आउटफ्लो जो है जब वो ज़्यादा हो जाता है तीनों के इनफ्लो से, तो चालू खाते के अंदर घाटा होता है। तो गाइज चाहे चालू इसका ये जो व्यापार शेष जो होता है ये चालू खाते का एक भाग होता है। इसमें आपका चालू खाते के अंदर आपका अधिशेष चल रहा है, चालू खाते के अंदर आपका डेफिसिट चल रहा है, घाटा चल रहा है, गाइस इसका कोई मैटर नहीं करता। अगर ये घाटे में है ना, और ऐसा हो सकता है ये सरप्लस में हो, अगर व्यापार शेष घाटे में है तो चालू खाता सरप्लस में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको ये बताना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। चालू व्यापार शेष जो है वो इसका क्या है, वो इसका एक पार्ट है। तो अगर ये कह रहा है ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, कह रहा है अगर चालू खाते के अंदर आपको घाटा हो रहा है तो व्यापार शेष के अंदर भी घाटा ही होगा। क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है? सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर चालू खाते के अंदर घाटा हो रहा है, अगर चालू खाते के अंदर घाटा हो रहा है तो आपका व्यापार शेष के अंदर भी घाटा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। व्यापार शेष के अंदर सरप्लस भी जो है हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको ये भी जो है गलत दे रखी है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो इसका केवल एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे कि जी इन क्वेश्चनों को आपको जो है किस तरीके से सॉल्व आपको करना है, ठीक है। अभी वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जो है 12-12 15-15 क्वेश्चन करा के ऐसे इसको करा दूंगा। तो देखता हूँ अगर नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा का पूरा कवर कर लूँगा, या बाकी 3 पार्ट में होगा तो 3 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और टारगेट अगर अचीव होता है तो हम ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।